नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास में नागमती वियोग वर्णन के 7वें खंड की व्याख्या को कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आपके किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर संदर्भ आपका वही रहेगा जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है। अब इसके प्रश्न को समझते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में रानी नागमती कुंवार अर्थात अश्विन महीने का वर्णन करते हुए अपनी विरह व्यथा को प्रकट करती है। तो ये था इसका प्रश्न और अब हम समझेंगे व्याख्या को। तो पहली पंक्ति है, लाग कुंवार नीर जग घटा अबहु आओ कंत तन लटा। अब यहाँ पर हम एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए इसकी व्याख्या को कंप्लीट करेंगे। लाग अर्थात लग गया है, कुंवार यानी अश्विन मास, नीर जल, जग संसार से, घटा कम हो गया है, अबहु आओ अभी भी आ जाओ, कंत यानी पति, तन शरीर, लटा सूख गया है। तो रानी नागमती अपने पति को याद करते हुए कह रही हैं कि अब अश्विन मास यानी कुंवार का महीना भी आरंभ हो गया है। वर्षा ऋतु बीत रही है और जल भी धीरे धीरे घटता जा रहा है, अर्थात जो समय है वो बदलता जा रहा है। परंतु हे प्रियतम, आप अभी भी लौट कर नहीं आए हैं। आपके वियोग में मेरा शरीर अत्यंत क्षीण हो गया है, मानो लता की तरह सूख कर झूल रहा हो। फिर अगली पंक्ति है, तो ही देखे पियू पालू ही कया उतरा चेतु बहुरी करु मया। तो ही यानी तुम्हें, देखे देखने से, पियू यानी प्रियतम, पलू है जीवित रहता है, कया शरीर, उतरा यानी उतर गया है या फिर क्षीण हो गया है, चेतु चित्त या फिर मन, बहुरी फिर से, करु मया कृपा करो। तो रानी नागमती कहती हैं कि हे प्रियतम, तुम्हारे दर्शन मात्र से मेरे तन मन की सारी व्यथा, सारी पीड़ा दूर हो जाती है। जो मन अभी तुम्हारे विरह से व्याकुल है, अशांत है, वह तुम्हें देखकर दोबारा से शांत हो जाता है और प्रेम में डूब जाता है। अर्थात प्रिय के मिलन में सारी पीड़ा स्वतः ही मिट जाती है। इसीलिए हे स्वामी, मुझ पर दया करो। फिर अगली पंक्ति है, चित्रा मित्र मीन घर आवा, पपीहा पीऊ पुकारत पावा। चित्रा जो कि एक नक्षत्र है, मित्र यानी सूर्य, मीन घर आवा मीन राशि में आ गया है, पपीहा जो कि एक पक्षी है, पीऊ पुकारत पीऊ पीऊ की पुकार कर रहा है, पावा यानी पाया गया है या फिर देखा गया है। तो रानी नागमती कहती हैं, अब तो समय बदल चुका है, सूर्य भी मीन राशि में पहुंच गया है, यानी ऋतु परिवर्तन हो रहा है। पपीहा भी अपने प्रिय को पुकार रहा है, पीऊ पीऊ की आवाज में उसकी जो तड़प है वो दिखाई दे रही है। हे प्रिय, जब पपीहा तक अपने साथी के लिए व्याकुल है जो कि एक पक्षी है, तो ये सोचो कि तुम्हारे वियोग में मैं किस तरह से तड़प रही हूँ। फिर अगली पंक्ति है, उआ अगस्त हस्ति घन गाजा, तुरय पलानी चढ़े रन राजा। उआ यानी उदय हुआ, अगस्त जो कि एक नक्षत्र है, हस्ती हाथी, घन गाजा बादलों का गड़गड़ाना, तुरय घोड़े, पलानी सेना या फिर पलटन, चढ़े यानी सवार होकर, रन युद्ध भूमि, राजा यानी कि राजा। तो रानी नागमती कहती हैं कि अगस्त तारा उदय हो गया है, हाथियों की चिंगाड़ और बादलों की गड़गड़ाहट से आकाश गूंज रहा है, युद्ध के नगाड़े और तुरहियां बज रही हैं, राजा अपने घोड़े पर सवार होकर अपने सैन्य दल के साथ युद्ध भूमि में उतर पड़े हैं। इस पंक्ति में ये दिखाया गया है कि चारों तरफ गति है, जीवन अपनी गति से आगे बढ़ रहा है, ऋतुएं बदल रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, लेकिन रानी नागमती के लिए समय ठहर गया है क्योंकि उनका प्रिय, उनके पति उनके साथ में नहीं है। फिर अगली पंक्ति है, स्वाति बूंद चातक मुख परे,
समुद्र सीप मोती सब भरे। स्वाति बूंद यानी स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली वर्षा की बूंद। चातक जो कि एक पक्षी है, मुख परे मुख में गिरती है। समुद्र अर्थात समुद्र, सीप जो कि एक समुद्री जीव है, मोती यानी कि मोती, सब भरे सब भर गए हैं। इस पंक्ति में ये कहा गया है कि स्वाति नक्षत्र में गिरने वाली जो वर्षा की बूंदें हैं, जब वो चातक के मुंह में गिरती हैं तो उसकी प्यास बुझ जाती है, यानी कि वो तृप्त हो जाता है। वही स्वाति नक्षत्र की बूंद जब समुद्री सीप में गिरती है तो वो मोतियों से भर जाती है या फिर उससे मोती उत्पन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर कवि का आशय ये है कि प्रकृति का प्रत्येक प्राणी अपने प्रिय तत्व की प्राप्ति से तृप्त हो रहा है, लेकिन रानी नागमती कहती हैं कि जब सबको अपना अपना प्रिय मिल रहा है तो फिर मैं ही क्यों अपने प्रिय से वंचित हूँ, मेरी ही प्यास क्यों अधूरी है। फिर अगली पंक्ति है, सरवर संवरि हंस चली आए, सारस कुलरहि खंजन दिखाए। सरवर यानी कि सरोवर या फिर तालाब, संवर सजकर, हंस जो कि एक पक्षी है, चली आए चले आ रहे हैं। सारस ये भी एक पक्षी है, कुलरहि कलरव कर रहे हैं या फिर बोल रहे हैं। खंजन ये भी एक पक्षी है, दिखाए यानी दिखा रहे हैं। तो प्रकृति के इस दृश्य में कवि कहते हैं कि सरोवर अब सुंदरता से भर उठे हैं, उसमें कमल खिल रहे हैं और हंस पक्षी झुंड बनाकर उसमें चले आ रहे हैं। सारस पक्षी मधुर स्वरों में बोल रहे हैं और खंजन पक्षी अपनी अदाओं से मन को मोह रहे हैं। यहाँ पर पूरा वातावरण आनंद, प्रेम और मिलन का आभास कराता है, परंतु रानी नागमती के लिए ये सब विरह को और भी तीव्र करने वाला है। वह सोचती हैं कि जब चारों ओर के जीव जंतु, पशु पक्षी अपने अपने प्रिय के साथ में हैं और आनंदित हो रहे हैं, तब मैं ही क्यों अपने प्रिय से वंचित रह गई हूँ। मेरे लिए यह शोभा केवल विरह को बढ़ाने वाली है। फिर अगली पंक्ति है, भा परगास बांस बन फूले, कंत न फिरे विदेश ही भूले। भा यानी हो गया है, परगास प्रकाश या फिर दिन, बांस बन फूले बांस के जंगल फूल गए हैं, उनमें फूल आ गए हैं। कंत यानी कि प्रिय, ना फिरे नहीं लौटे हैं। विदेश विदेश से, भूले भुला दिए हैं या फिर भूल गए हैं। तो रानी नागमती कहती हैं कि अब दिन निकल आया है, चारों तरफ प्रकाश हो गया है, चारों ओर उजाला छा गया है। बांस के वन फूलों से लद गए हैं, उनमें भी फूल भर आए हैं। ऋतु परिवर्तन से प्रकृति खिल उठी है, लेकिन हे प्रिय, आप अभी भी परदेश से नहीं लौट कर आए हैं। ऐसा लगता है कि आप वहां जाकर हमें भूल ही गए हैं। फिर अंतिम पंक्तियां हैं, विरह हस्ति तन साले, घाय करे चित चूर, बेगी आय पियो बाजहूं, गाजहूं होई सदूर। विरह हस्ती यानी विरह रूपी हाथी, तन शरीर को छाले छलनी करता है, घाय करे घायल कर रहा है, चित्त चूर मन को तोड़ रहा है, बेग आए शीघ्र ही चले आओ, पियो यानी प्रियतम, बाजहूं लड़ो, गाजहूं गरजो, सदूर यानी कि शार्दूल या फिर सिंह। तो रानी नागमती कहती हैं कि हे प्रिय, यह विरह रूपी विशाल हाथी मेरे शरीर को धीरे धीरे छलनी कर रहा है और मेरे चित्त को यानी मेरे हृदय को तोड़ रहा है। हे प्रियतम, शीघ्र ही चले आओ और सिंह की तरह दहाड़ो, लड़ो और इस विरह रूपी हाथी से मेरी रक्षा करो, इस घोर कष्ट से मुझे बचाओ। तो व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है और अब हम समझते हैं इसका काव्यगत सौंदर्य। तो भाषा यहाँ पर अवधि है, रस वियोग श्रृंगार है, छंद चौपाई और दोहा है। यदि हम अलंकारों की बात करते हैं तो आपने एक पंक्ति पढ़ी थी, चित्रा मित्र मीन घर आवा, पपीहा पीऊ पुकारत पावा। यहाँ पर पाक्षर की पुनरावृत्ति है, अतः यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। एक और पंक्ति है, स्वाति बूंद चातक मुख परे, समुद्र सीप मोती सब भरे। यहाँ पर साक्षर की पुनरावृत्ति है। एक और पंक्ति है, सरवर समरि हंस चली आए, सारस कुलरहि खंजन दिखाए। यहाँ पर भी साक्षर की पुनरावृत्ति है, अतः दोनों में अनुप्रास अलंकार है। फिर एक अगली पंक्ति है, उवा अगस्त हस्ति घन गाजा, तुरय पलान चढ़े रन राजा।
यहाँ पर बादलों की तुलना हाथी से की गई है, अतः यहाँ पर उपमा अलंकार है। एक और पंक्ति है, विरह हस्ति तन साले घाय करे चित चूर। यहाँ पर विरह को हाथी का रूप दिया गया है और विरह के प्रहार से मन का चूर होना दिखाया गया है, अतः यहाँ पर रूपक और अतिशयोक्ति दोनों अलंकार हैं। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी। सो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद।